everyone, welcome back to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am अमनदीप. हम कवर कर रहे हैं द लेक्सिकॉन फॉर यूपीएससी मेंस पेपर जीएस 4 के लिए, जो है हमारा नीति शास्त्र सत्यनिष्ठा व अभिरुचि का एग्ज़ाम। द लेक्सिकॉन की बुक जो है वो अगर हम एक बार कवर कर लेते हैं और उसके बाद में रिवीजन करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो किसी हमारे जीएस पेपर 4 का छूटने वाला नहीं है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट से 90% क्वेश्चन आते हैं, 10% हमारे केस स्टडी से आते हैं। अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो केस स्टडी को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि केस स्टडी को सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो हमें कॉन्सेप्ट से ही मिलता है, जो थ्योरी होती है उसी से मिलता है। तो थ्योरी को कवर करेंगे, उसके बाद में केस स्टडी और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की अपनी कोशिश करेंगे। आज हम जानेंगे पर्यावरण नीति शास्त्र। इससे पहले हमने जैव नीति शास्त्र को अच्छे से कवर किया था, जिसमें हमने मानव के ऊपर काफ़ी ध्यान रखा था, जैसे कि गर्भपात का अधिकार हमने देखा था और इच्छा मृत्यु के ऊपर हमने काफ़ी बात की थी, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ हमने मानव को केंद्र में रखा था, लेकिन पर्यावरण जो नीति शास्त्र है उसके अंदर हम केवल मानव के बारे में ही नहीं बल्कि पर्यावरण से संबंधित अन्य जो तथ्य हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण नीति शास्त्र अच्छे से समझिएगा, ओके। फिर उसके बाद में कल हम नया टॉपिक लेके आएंगे, नीति शास्त्र मानकों के स्रोत, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ओके। पर्यावरण नीति शास्त्र पर्यावरण दर्शन का एक हिस्सा है जो नीति शास्त्र की परंपरागत सीमाओं के विस्तार को माना जाता है। देखिए, पर्यावरण नीति शास्त्र को नीति शास्त्र की परंपरागत सीमाओं का विस्तार माना जाता है। यानी परंपरागत सीमाएं कौन सी हुई? परंपरागत नीति शास्त्र में केवल मानव को ही शामिल किया जाता है, ठीक है। परंपरागत जो नीति शास्त्र है उसमें केवल मानव को शामिल किया जाता है, लेकिन पर्यावरण नीति शास्त्र के अंदर गैर मानवीय दुनिया को भी शामिल कर लिया जाता है। आई होप इसमें आप समझ रहे होंगे। गैर मानवीय यानी पशु जो है इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे इसके अंदर आ जाते हैं, जंगल इसके अंदर आ जाते हैं, खनिज इसके अंदर आ जाते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं वो पर्यावरणीय नीति शास्त्र के अंदर आ जाती है। इसके कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें समझ लेनी चाहिए। इतना पॉइंट आप समझ गए होंगे कि पर्यावरण नीति शास्त्र क्या होती है। पर्यावरण नीति शास्त्र क्या होती है? नीति शास्त्र वह नीति शास्त्र जो परंपरागत सीमाओं का विस्तार कर देती है, यानी कि ये केवल मानव को इसके अंदर शामिल नहीं करते हैं नीति शास्त्र में, ये गैर मानवीय दुनिया को भी शामिल कर देती है। ये होता है पर्यावरणीय नीति शास्त्र। इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है वो अपने समझ लेते हैं, जैसे कि पर्यावरणवाद। ये टर्मिनोलॉजी करवाने का मतलब ये है कि अगर ये वर्ड अगर आपके सामने आता है तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। अगर एक एक वर्ड आपका क्लियर होगा तो आपको रिटर्न लिखने में आसानी रहेगी, इसीलिए एक एक वर्ड को करवाया जा रहा है। आप अच्छे से समझिएगा। ये पूछे नहीं जाते एग्जाम में, बल्कि ये क्वेश्चन के अंदर ऐसे वर्ड आ जाते हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन के अंदर अगर अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अपने को उसके अंदर पूछे गए शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए, इसीलिए ये शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पर्यावरणवाद क्या होता है? पर्यावरणवाद एक परिभाषिक शब्द है जो कि प्रकृति केंद्रीयता को प्रकट करता है, यानी प्रकृति की केंद्रीयता को प्रकट करता है। इसके अंदर मानव केंद्रीय मूल्य व्यवस्था का विरोध होता है। यानी कि देखिए, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि जैव नीति शास्त्र के अंदर हमने केवल मानव को केंद्र में रखकर बात की थी, ठीक है, मानव की बात की थी, मानव के हित और अहित की बात की थी। लेकिन पर्यावरणवाद क्या होता है? ये प्रकृति की केंद्रीयता को प्रकट करता है, नेचुरल चीज़ों की सेंट्रलाइज को यूनिफाई करता है, ठीक है। इस प्रकार ये क्या करता है? मानवीय केंद्र मूल्य व्यवस्था का विरोध कर देता है। कहते हैं कि सिर्फ मानव के अंदर ही मूल्य नहीं होते हैं, अन्य चीज़ों के अंदर भी मूल्य होते हैं। ये संपूर्ण मानव और गैर मानव प्रकृति, ठीक है, इन सबके पूरे संपूर्ण जीव जगत के लिए बराबर आंतरिक मूल्य का नीति शास्त्रीय दावा करता है। बोलते हैं कि जितना भी मानवीय और गैर मानवीय जो जीव जगत है, गैर मानवीय जीव जगत जिसके अंदर क्या आ गए? जीव जंतु और पेड़ पौधे आ गए, इनके बीच में क्या होना चाहिए? बराबर आंतरिक मूल्य होते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये पॉइंट आप समझ आ गए। पर्यावरणवाद क्या होता है? ये जो मानवीय केंद्रीयता होता है उसका विरोध करता है और कहता है कि जितने भी मानव और गैर मानव जो जगत है उनके बीच में बराबर आंतरिक मूल्य होते हैं, ठीक है। ये बात कहता है पर्यावरणवाद। जैववाद क्या कहते हैं? जैववाद एक पर्यावरणीय एवं राजनीतिक भावना है। राजनीतिक भावना है जो नीतिशास्त्र के दृष्टिकोण से स्वीकार की जाती है। इसमें कहा जाता है कि जीवों में जन्मजात मूल्य निहित होते हैं, कि सभी जीवों के अंदर, कोई भी जीव है उनके अंदर
अपने जन्म से ही कुछ मूल्य निहित होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी जीव जंतु एक बराबर होते हैं, क्योंकि प्रकृति ने ऐसा नहीं रखा है। कुछ जीव जो है वो दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंड होते हैं, जैसे जो चीता है वो अन्य जीवों को खा जाता है ना, तो क्या चीते का मूल्य है कि वो अन्य जानवरों को खाए? तो ऐसा नहीं है, उन्हें जीवित रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। तो जो जैववाद है वो सभी पशु वर्ग पर समानता का विचार लागू नहीं करता, क्योंकि प्रकृति में ऐसा कोई ढंग प्रदर्शित नहीं होता। जैववाद का प्राकृतिक आधारित है, जैववाद जो है वो प्रकृति आधारित है, लेकिन मानव आधारित नहीं है। हमने अभी क्या देखा है, जो पर्यावरणवाद है, पर्यावरणवाद में कहा गया है कि सभी के अंदर जो मूल्य होते हैं वो एक बराबर होते हैं, मानव में भी और बाकी जो जैव जगत है उसमें भी मूल्य जो होते हैं वो एक बराबर होते हैं। लेकिन जैववाद क्या कहता है? जैववाद किसकी बात करता है? जैववाद कहता है प्रकृति की बात। प्रकृति के अंदर जो जीव होते हैं उनके अंदर मूल्य तो होते हैं, लेकिन सभी जीव एक बराबर नहीं होते हैं। ये केवल किसकी बात करता है? ये बात करता है प्रकृति की। जैववाद किसकी बात करता है? प्रकृति की। मानव की ये बात नहीं करता है। क्लियर है? ओके। नृजातिवाद क्या होता है? नृजातिवाद ये इस विश्वास पर आधारित है कि मानव जाति जो है पृथ्वी की केंद्रीय सबसे प्रमुख प्रजाति है। ठीक है। नृजातिवाद क्या कहता है? ये कहते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण जाति जो है वो मानव की जाति है, क्योंकि मानव के अंदर जो भावना होती है, ठीक है, मानव के अंदर जो भावना होती है, जो मूल्य होते हैं वो दूसरे जीवों की तुलना में ज़्यादा होते हैं। कैसे? कि अन्य जीवों की तुलना में उनके पास जो नैतिक भावना या मूल्य होते हैं वो ऊंचे होते हैं। ठीक है, अन्य जीवों की तुलना में। इस शब्द को मानवतावाद के समानार्थी के रूप में भी यूज किया जा सकता है, यानी जो नृजातिवाद है उसको क्या कहा जा सकता है? मानवतावाद कहा जा सकता है, या फिर मानववाद कहा जा सकता है। क्लियर है? और कुछ इसे मानव सर्वोच्च कहते हैं या फिर मानव अपवादवाद के रूप में भी उपयोग करते हैं। क्लियर है? मुझे लगता है ये पूरे तीनों पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। पर्यावरणवाद जो होता है ये प्रकृति की केंद्रीयता को प्रकट करता है। ठीक है, ये कहता है कि मानव केंद्रीय मूल्य व्यवस्था हमारे काम की नहीं है, हम सिर्फ पर्यावरण की बात करेंगे। ठीक है, ये कहता है कि मानव और गैर मानव प्रकृति की संपूर्ण जगत के जितने भी जीव हैं उनके अंदर आंतरिक मूल्य एक बराबर होते हैं। लेकिन जैववाद क्या कहता है? जैववाद कहता है कि हमें सिर्फ प्रकृति पर ध्यान रखना है। प्रकृति के जितने भी जीव हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उनके अंदर जन्मजात मूल्य होते हैं, लेकिन सभी वर्ग के जीव एक समान, उन पर हम विचार लागू नहीं कर सकते, सभी पर एक समानता का विचार लागू नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति में ऐसा होता नहीं है। ये होता है जैववाद। आप समझ रहे हैं ना ये बात? जैववाद क्या होता है? प्रकृति के अंदर ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं कि ये सारी चीज़ें एक समान हो सकती है। एक समान कैसे? कि अगर हम सबको कहेंगे कि ये मूल्य गलत है, किसी को मारकर खा जाना, है ना, तो चीता तो ऐसा करता ही है, तो ये सब गलत है। हम सभी जीवों पर एक बराबर नहीं लगा सकते। कुछ लोग वेज होते हैं और कुछ नॉन वेज होते हैं। अगर लोग वेजिटेरियन अगर रहेंगे और नॉन वेज नहीं होंगे तो इससे क्या होगा? अन्य जो दूसरे जीव हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, ये कहने की बात है जैववाद की। ओके। नृजातिवाद क्या होता है? इस पर विश्वास किया जाता है कि मानव की जो जाति है वो सबसे प्रमुख जाति है, क्योंकि मानव की जो जाति होती है उसके अंदर भावना है ना, उसके अंदर जो नैतिक भावना और जो मूल्य होते हैं वो दूसरे जीवों की तुलना में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जा सकता है? हाँ, मानव अपवादवाद के रूप में देखा जा सकता है। संरक्षण नीति क्या होता है? संरक्षण नीति शास्त्र, यह संसाधन उपयोग, ये जो अपना नीति शास्त्र है ये संसाधनों के उपयोग, संसाधनों के आवंटन और संसाधनों के संरक्षण का एक नीति शास्त्र है। हमारे पास में प्रकृति के अंदर जो भी हमारे पास में संसाधन अवेलेबल है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, है ना, ये सब चीज़ों के कहने कि इन संसाधनों का उपयोग करना, इन संसाधनों का बंटवारा करना और इन संसाधनों की सुरक्षा करने पर ये संबंधित नीति शास्त्र है। इसका प्राथमिक जोर क्या होता है? प्राकृतिक दुनिया, मछलियों के पर्यावास और जैव विविधता के स्वास्थ्य को कायम रखने पर होता है। जैव विविधता के स्वास्थ्य को, कि जैव विविधता बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चलती रहे, हेल्दी वे में चलती रहे, जिससे क्या हो, पूरे पर्यावरण के अंदर संतुलन बना रहे। इस बात पर संरक्षण नीति शास्त्र जोर देता है। फिर ये कहता है
कि खनिज पदार्थ सहित गैर नवीकरणीय संसाधन जैसे धातु, खनिज, जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, ये कहता है। दूसरा जोर किस पर है? खनिज पदार्थ सहित, जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनके सहित जितने भी नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय संसाधन है, जैसे कि धातु हो गया, खनिज हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गए, ऊर्जा संरक्षण हो गए, इन सब पर जोर देता है कि इन सब को सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है, ठीक है, जो प्राकृतिक दुनिया को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, ये जो सारी चीजें है ना, खनिज पदार्थ और गैर नवीकरणीय संसाधन, ये सब प्राकृतिक दुनिया को संरक्षित करने के लिए जरूरी है। इनके बचाव के लिए ये जो शास्त्र है, संरक्षण नीति शास्त्र, अपना ध्यान बनाए रखता है। ठीक है, क्लियर है? संरक्षण नीति शास्त्र अब आप समझ गए। संरक्षण नीति शास्त्र क्लियर है? तो मुझे लगता है ये पूरी चारों पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। पर्यावरणवाद, जैववाद, नृजातिवाद। देखो, पर्यावरणवाद तो किस पर संबंधित है? प्रकृति पर। ठीक है, प्रकृति पर। प्रकृति के अंदर जितना भी जैव जगत है वो सबके अंदर बराबरी, ठीक है, मूल्य होते हैं। पर्यावरणवाद ये कहता है, जैववाद ये कहता है कि सभी के अंदर बराबरी नहीं हो सकते, लेकिन सभी के अंदर मूल्य जरूर होते हैं। जैववाद ये कहता है। नृजातिवाद क्या कहता है? नृजातिवाद कहता है कि मानव जो है वो सर्वोच्च जाति है, क्योंकि इसके अंदर अन्य जीवों की तुलना में नैतिकता ज़्यादा होती है ना, नैतिक भावना ज़्यादा होती है, मूल्य ऊंचे होते हैं। और नीति संरक्षण नीति शास्त्र जो होता है ये जोर देता है पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, है ना, प्राकृतिक दुनिया को संरक्षित करने के लिए जो महत्वपूर्ण तत्व जो हैं उनको संरक्षित करने के पर ये जोर देता है। आज भी हम ये सब बातें करते हैं कि पेट्रोलियम जब एक वक्त ख़त्म हो जाएगा, उस वक्त क्या हमारे भविष्य के अंदर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, है ना, क्या हमारे सामने ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी जब हमें कोयले की कमी का सामना करना पड़ेगा। तो क्या आज हम उस कमी के सामना करने की बजाय हम ऐसी नई तकनीक को विकसित करें ताकि आने वाली पीढ़ी भी कोयले के और पेट्रोलियम के यूज़ कर पाए, है ना। तो ये होती है संरक्षण नीति शास्त्र। क्लियर है? जलवायु नीति शास्त्र क्या है? जलवायु नीति शास्त्र एक ऐसा शोध क्षेत्र है जो जलवायु परिवर्तन के नीति शास्त्रीय आयामों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग इसके नाम दिया जा सकता है। देखिए, आज भी हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग पर, है ना। विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ग्लोबल वार्मिंग। किस वजह से ये इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज का जो जलवायु परिवर्तन इतनी तेजी से जो हो रहा है उससे विभिन्न विभिन्न क्षेत्र जो है प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, इसकी अवधारणा जलवायु न्याय के समान है। मानव प्रेरित जलवायु ने कई गहन नीति शास्त्रीय सवाल उत्पन्न कर दिए हैं। ठीक है, देखिए, मानव के द्वारा की गई क्रियाकलापों से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये सब हम अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन की वजह से जो मानव को तो खतरा पहुंच ही रहा है, लेकिन जिन्होंने गलतियां की नहीं है, जैसे कि जानवरों ने गलतियां की नहीं है, तो क्या उनको भी ये सब चीज़ें भुगतनी पड़ रही है हमारी वजह से। जैसे कि हम जान ही रहे हैं अमेज़न के जंगलों में कितनी भयंकर आग लग रही है। तो इन सब चीज़ों की जो बातचीत होती है वो जलवायु नीति शास्त्र के अधीन होती है। आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ आ गया होगा। कोई ये आपको ऐसी बात नहीं रही होगी पर्यावरण नीति शास्त्र के अंदर जो आपको समझ नहीं आई होगी। एक बार आप रिवाइज कर लेना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो को आप PDF फाइल आप ले सकते हैं और PDF का पासवर्ड है 456। ओके, 456 PDF का पासवर्ड है। ठीक है, आप एक बार रिवाइज कर लिए और PDF लेने के लिए मैं आपको लिंक दे दूंगी पिन कमेंट के अंदर, आप वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू रिवाइज। जय हिंद।